पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशंस स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान के कुछ फीचर्स के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ऐसे फीचर्स को देखेंगे जो यूनिक हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस से इसको अलग करती है, एक यूनिक पहचान देती है। इसके इसके अलावा एक लास्ट में कंपैरिजन करेंगे कि दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है। शुरुआत करते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पहला जो फीचर है मॉडर्न और बोरो। मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए कहा जाता है कि इसमें मॉडर्न वैल्यूज़ को ऐड किया गया, जैसे कि देखेंगे आप लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, सोशल जस्टिस, सोवरेनिटी, ये सारी चीज़ें आपको प्रियम्बल में मिलेंगी। इसको प्रियम्बल टॉपिक में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में मॉडर्न वैल्यूज़ को ऐड करने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशंस को मॉडर्न कहा जाता है। दूसरा है कि बोरो। बोरो का सिंपल मायने होता है उधार लेना, मतलब इस पर एक क्रिटिसाइज के रूप में भी इसको कई बार लिया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर ने तो दुनिया के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स को उठा कर अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में कॉपी पेस्ट किया है। इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस लिख रहे हैं जिस वक्त, उससे 100 साल पहले भी कई देशों के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशंस में, किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशंस में बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए कि एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें होनी चाहिए, वो तो कॉमन ही रहेंगी सभी देशों में। जैसे कि आप बात कर लेते हैं कि राइट टू हेल्थ, एजुकेशन हो गया, या फिर राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशंस हो गया, घूमने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें जो होंगी ये तो कॉमन ही होंगी सभी देशों के संविधान में। बात करते हैं कि हमने अपने संविधान में किन किन देशों से कहाँ से क्या क्या लिया, तो हम कॉन्टिनेंट वाइड चलेंगे। सबसे पहला कॉन्टिनेंट देखेंगे नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका में पहला देश देखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 to 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, उसको हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट के नाम से मशहूर है। दूसरा चीज़ की जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू का मायने होता है जैसे सरकार कोई भी बिल हो गया या कुछ लॉज वगैरह पास कर दे और लोगों को वो जचे नहीं, उसमें कुछ कमियां खामियां नज़र आए, तो जुडिशरी को ये पावर है कि उसको दोबारा रिव्यू के लिए भेजती है। ये आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट का? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, स्वतंत्र हैं, आप अपने फैसले स्वतंत्र करते हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट जो हमने यूएसए से लिया है, उसमें दिखाता है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड नहीं है अपने फंक्शंस को करने के लिए। सेकंड चीज़ है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति का पद है, ऑफिस है, उसको हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फेडरल सिस्टम्स को हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आगे अपने वीडियोस में फेडरल सिस्टम के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट के में पहला देश देखेंगे यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से हमने बहुत कुछ बोरो किया है, जैसे कि अपना इंटायर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। प्रधानमंत्री की क्या पोजीशंस होगी वो लिया है। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सुपरमेसी ऑफ लॉ। एवरी पर्सन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। सभी लोग कानून की नज़र में समान होंगे। इसलिए आप जब देखेंगे एक कोर्ट वगैरह में वो एक जो स्टैचू बनी रहती है उसमें काली पट्टी बांधी रहती है, मतलब उसका मानना है कि आप सभी लोग कानून के नज़र में समान हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। इलेक्शन प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, क्या इलेक्शन की प्रक्रिया होगी, उसको हमने यूके से ही लिया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर में 2 कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसका जो कंसेप्ट आया है यूके के ही कॉन्स्टिट्यूशन से आया है।
दूसरी बात करेंगे कि फ्रांस से हमने क्या लिया। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को लिया। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया। जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस की बात लिया कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होंगी, वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसी तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका चले आते हैं, यहाँ से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर को लिया। रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया। और इसी तरह से जैसे अगर एशिया में बात करेंगे, जापान से भी हमने कई सारे प्रोविजंस को लिया है। ये तो पहला फीचर्स को हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो फीचर्स है वो है मॉडर्न और बोरो है। इसको हमने एक एक करके डिटेल बात भी की कि क्यों है, इसको भी जाना। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर कहा जाता है कि भारत का संविधान एलिफेंट साइज है, दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके कारण को समझते हैं कि क्या कारण है कि दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है। सबसे पहला तो यही है कि डाइवर्सिटी। इंडिया के पॉपुलेशंस को देखेंगे इंडिया में, तो यहाँ कई सारे धर्म, ग्रुप, जाति, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सबको हमने अपने संविधान में जगह दी है, सबके लिए हमने कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। तो पहला तो है कि डाइवर्सिटी है, इस वजह से इतना लेंथीएस्ट है। जैसे ST SC के लिए, माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल स्टेटस को भी हमने दिया। दूसरा है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को अपने संविधान में ही लिख दिया, जो हमारी सरकार की क्या कैसे काम करेगी, हमारे गवर्नमेंट का चलाने की जो प्रक्रिया वगैरह है, ये सारे हमने अपने संविधान में ही लिख दिया है। नेक्स्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट और सेंटर दोनों के लिए सेम है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कई सारे प्रोविजंस को लिया, इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। पार्ट किसको कहते हैं? पार्ट जैसे किसी कोई भी बुक होती है, बुक में होता है चैप्टर होते हैं ना, उसी तरह संविधान में पार्ट होता है। आर्टिकल्स जैसे बुक में टॉपिक होते हैं, हर एक एक टॉपिक, इसी तरह संविधान में आर्टिकल्स हैं। और शेड्यूल है कि उन आर्टिकल्स में जैसे सूची बनाई हुई है, किसी की डिटेल, अगर आपको डिटेल डीप डाइविंग जिसको कहते हैं कि आपको डिटेल नॉलेज लेना है, तो आप शेड्यूल में चले जाइए। आपको डाइवर्स कर देता है कि आप शेड्यूल में जाके पता कीजिए इसके बारे में, अगर किसी एक स्पेसिफिक में जानकारी लेना है तो। अब अभी वर्तमान में हमारे पास क्या है? हमारे पास 22 पार्ट है, यानी 22 अध्याय हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। नेक्स्ट फीचर्स की बात करेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से लिखित संविधान है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है, इसको पहले जानते हैं। लिखित संविधान का मतलब होता है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस उस देश की हैं, वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, एक बुक के फॉर्म में, एक जगह पर कोएलेटेड हैं, मतलब एक जगह पे संगठित हैं, एक बुक के फॉर्म में। जो हम ये चीज़ हमने इंस्पायर्ड हुए USA से हमने इंस्पायर्ड होकर लिया था। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि वो एक बुक के फॉर्म में नहीं है। अनरिटन का ये मतलब नहीं होता कि मौखिक क्रियाएं, मौखिक एक्टिविटी होंगी। अनरिटन का मतलब होता है कि एक बुक के फॉर्म में नहीं है, वो जब जब ज़रूरत पड़ी उसके हिसाब से उस लॉ बना दिया गया और उसको एक जगह पर कोएलेटेड नहीं है। ये हो गया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ को यहाँ डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी क्या चीज़ है, ये दोनों इसको देखते हैं। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है इंडिया का या USA का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो सुप्रीम माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। रीज़न क्या है कि हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशंस को इनैक्ट किया, हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशंस को रूल्स रेगुलेशंस लिखे, उसके हिसाब से हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम्स फंक्शंस करती है, काम करती है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी की कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम माना जाएगा। पार्लियामेंट्री सुपरमेसी में होता क्या है कि जैसे UK में होता है कि UK में समय समय पर पार्लियामेंट कुछ कुछ नियम्स लागू करती है और उसी को कॉन्स्टिट्यूशंस का हिस्सा माना जाता है कि यही संविधान का पार्ट है। तो उसकी इसीलिए वहाँ की सरकार, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे कि फेडरल सिस्टम का अभी एक ब्रॉड मीनिंग समझ लीजिए कि स्टेट का जो पावर है, स्टेट का पावर जो है वो 2 लेवल पर डिवाइडेड है, सेंटर लेवल पर या नेशनल लेवल कह लें, नेशनल लेवल पर कहें,
और दूसरा है कि स्टेट और रीजनल लेवल पर कह लें, 2 लेवल पर स्टेट की पावर डिवाइडेड है। इंडिया में तो मल्टी लेवल गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारी अगर सरकार को देखेंगे, हमें केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, और हमारे यहाँ पंचायत में भी इलेक्शंस होते हैं। पंचायत हो, शहर में म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं, तो उसको मल्टी फेडरलिज्म कहा जाता है, जैसे इंडिया में है, लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट है। तो हमने अभी तक 3 फीचर्स की बात की। पहला कि बोरो है, बोरो मॉडर्न है, लेंथीएस्ट है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्सेस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। क्या है ये चीज़? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है देश की जनता ने पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करके चुन के भेजा, जो लेजिस्लेटिव का पार्ट माना जाता है, जिसको हम एमपी कहते हैं। उस लेजिस्लेचर के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, जिसकी संख्या, एमपी की संख्या जिसकी ज़्यादा होगी, वो गवर्नमेंट बनाती है, वो एग्जीक्यूटिव कहलाती है। अब जो एग्जीक्यूटिव होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, एग्जीक्यूटिव जो होती है, सरकार जो होती है, रूलिंग पार्टी जिसको कह लेती होती है, वो जवाबदेही होती है लेजिस्लेचर को। दूसरी बात की एग्जीक्यूटिव जो होती है वो कॉमन मेंबर होते हैं, वो लेजिस्लेटर का भी पार्ट होते हैं और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में देखिए क्या होता है, जैसे कि अमेरिका में एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका के लोग अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं और वो प्रेसिडेंट अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनता है। अब अमेरिका में कोई भी कानून वगैरह जो पास होता है या कोई भी कानून वगैरह जो आता है वो लेजिस्लेचर करता है, लेकिन उसका जवाबदेही, कल को अगर कोई कानून में गड़बड़ी वगैरह आ जाए तो उसका जवाबदेही प्रेसिडेंट नहीं होता है, यानी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, नॉट रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो लेजिस्लेचर पास करती है उसका जवाबदेही एग्जीक्यूटिव, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्सेस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट फीचर है कि फ्लैक्सिबल दैन रिजिड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैक्सिबल है एज इट इज़ रिजिड भी है। अब बात करते हैं कि फ्लैक्सिबल का मतलब होता है कि आप कितनी आसानी से, हाउ इजीली आप कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक कंपेयर करते हैं 3 कंट्रीज़ के बीच में, यूएसए, इंडिया और यूके में। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 1760 को इनैक्ट होता है। अब तक उसमें 27 टाइम अमेंडमेंट हो चुका है। अभी करंट सिचुएशंस को अगर लेके जाएं तो 27 टाइम तक उसमें इनैक्ट हुआ है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को इनैक्ट किया, हमने 105 टाइम तक अमेंडमेंट किए। यूके में तो बहुत बार हुआ है, वो अनलिमिटेड टाइम अमेंडमेंट हो गया है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाए तो यूके फर्स्ट होगा, देन इंडिया सेकंड एंड थर्ड यूएसए। तो इससे हम एक कंपैरिजन कर लिए कि कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल है और कितना रिजिड है। यूएसए में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट करना रिजिड हो जाता है, क्योंकि देखिए यूएसए के स्टेट की एक अपनी रूल्स रेगुलेशंस, उसका अपना जुडिशल सिस्टम वगैरह है, सेंटर के लिए अपना जुडिशल सिस्टम वगैरह है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करना होता है तो सारे स्टेट से सहमति लेना होता है, इसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। यानी काफ़ी एक रिजिड प्रोसेस है, टफ प्रोसेस कहा जा सकता है, इस वजह से उतना कम बार उसमें अमेंडमेंट हुआ है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे कि गारंटी, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गारंटी? एग्जैक्ट मीनिंग क्या होनी चाहिए गारंटी की? गारंटी का मतलब होता है कि प्रॉमिस। जब आप मार्केट जाते हैं और कोई भी सामान को खरीदते हैं, अगर शॉपकीपर आपको कहता है कि इस पर्टिकुलर सामान पर गारंटी है, यानी वो भी जो भी सामान होगा, जिस कंपनी का होगा, वो कंपनी आपको एक प्रॉमिस एश्योर करती है उसके परफॉर्मेंस को लेकर कि अगर ये इसके परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसको हम चेंज करेंगे। मतलब उसके परफॉर्मेंस की वो गारंटी करती है, प्रॉमिस करती है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमसे प्रॉमिस करता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। अब जो प्रॉमिस करता है किसी वस्तु को, जो प्रॉमिस करता है तो वो एक कंपनी करती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रॉमिस कौन करता है? तो वो गारंटर कौन है, प्रॉमिस करने वाला कौन है? तो वो गारंटर होता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया,
जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। यानी कल को अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशंस हो जाए, कोई आपके फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करे, कोई भी स्टेट, तो आप डायरेक्ट अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 का यूज़ करके, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जिसको कहते हैं, या फिर हाई कोर्ट भी अप्रोच करेंगे आर्टिकल 226 का यूज़ करके। तो ये हो गया कि गारंटी प्रोवाइड करता है और गारंटर होता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशंस में जो नेक्स्ट फीचर है वो है इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम्स है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप फंक्शंस कर रहे होते हैं तो किसी पे डिपेंड नहीं है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो जुडिशियल सिस्टम को के फंक्शंस की जो प्रोविजंस दी गई है वो एक इंडिपेंडेंट है, यानी जुडिशरी किसी पे डिपेंड नहीं होगी। जुडिशरी एक स्वतंत्र रूप से काम करेगी, वो लेजिस्लेचर पे ना ही एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड होगी, एक ऑटोनमस काम करेगी, ऑटोनमस बॉडी की तरह। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, एक दूसरे से जुड़े हुआ, मतलब हाईएस्ट सुप्रीम पोजीशंस पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इससे नीचे होगा हाई कोर्ट और उससे नीचे होगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले वगैरह होंगे वो हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट को बाउंड होगा, इसके इधर फ्लो नहीं करेगा, इधर फ्लो नहीं करेगा। फ्लो जब भी होगा ये ऊपर से नीचे ही होगा। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में स्टेट और सेंटर के लिए सेपरेट कोर्ट है। इंडिया में एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के लिए है, स्टेट के लिए और सेंटर के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं एडल्ट सफराज। एडल्ट सफराज का मतलब एवरी पर्सन हैज़ राइट टू वोट हु इज़ अबव सर्टेन एज। हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया है जो सर्टेन एज से एबव है। इंडिया में इसका 18 ईयर एबव है। 18 साल से ऊपर के लोग इंडिया में वोट करते हैं। एक यहाँ पे यूनिक फीचर्स को देखते हैं और इसी पे हम डिसाइड करते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होता है 26 जनवरी 1950 को। 1951-52 को इलेक्शंस होती है। हमारे देश के सभी नागरिकों का मतलब मैं कह रहा हूँ, वीमेन हो, मेन हो, गोरा हो, काला हो, सभी जो है, अमीर हो, गरीब हो, सभी ने वोट किया और अपनी गवर्नमेंट को चुना। यूएसए की बात करते हैं। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 के अराउंड उन्होंने इनेक्ट किया। उस समय से लेके 1930 तक यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1787 को इनेक्ट किया। यूएसए में वीमेंस को 1930 तक वोट करने का राइट नहीं था, वोटिंग राइट उनके पास नहीं थी। इसके अलावा जो ब्लैक्स अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको 1962 तक वोटिंग के लिए राइट नहीं थी। बाकी अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ, इसके बाद उन लोगों को भी वोटिंग के लिए राइट दिया गया। अब बात करते हैं कि डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशंस क्या होता है। एक सिंपल डेफिनेशन अगर डेमोक्रेसी का देखेंगे जिसमें कहा जाता है कि रूरल इलेक्टेड बाय पीपल्स, जो लोग रूरल वाले जो लोग होंगे, जो सरकार चलाने वाले लोग होंगे, वो पीपल्स के द्वारा इनेक्ट होंगे। पीपल्स का मतलब सभी लोग, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, काला, गोरा, सभी। अब देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को इनेक्ट हो रहा है, उसने सभी को अपना वोटिंग राइट किया। 1930 तक वीमेंस को राइट नहीं थी यूएसए में, 1962 तक तो ब्लैक्स को नहीं थी। इस हिसाब से दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री तो इंडिया हुआ। आप कैसे कहेंगे कि यूएसए जो अपनी महिलाओं को, ब्लैक्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स को राइट 62 तक नहीं दिया वोटिंग करने का, वो दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हो सकता है। बाकी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का सिंपल माने है कि स्टेट लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्कीम्स लाएंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लाएगी। आप इंडिया में ही बात कर लें, आयुष्मान भारत जो हेल्थ अप टू 5 लाख तक फ्री करा सकते हैं। पीएम आवास योजना हो गई, पीएम किसान योजना हो गया। यानी सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट की अमीर बनाओ योजनाएं सारी हैं। ट्राई टू गवर्नमेंट पुश करेगी आपको हेल्थ
और इकोनॉमिक में आपकी कंडीशंस थोड़ी बढ़िया हो जाए। सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है सोशल इक्वालिटी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर को इस बात का ये ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशंस को लिख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशंस होगा वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स को ही नहीं प्रोटेक्ट करेगा, इसके अलावा भी समाज में एक सोशल इक्वालिटी लाने की कोशिश करेगा। जैसे आर्टिकल 17 की बात करेंगे कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को बैन किया गया। आर्टिकल 18 की बात करेंगे कि कोई भी पद जो होंगे राजा महाराज धीराज इस तरह के कोई किसी को भी पद आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की जो फीचर्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम। थैंक यू फॉर डिस्कशंस।